नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका जो ट्रिपल सी एग्जाम फरवरी महीने में होना था, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका एग्जाम अब 23 फरवरी से लेकर आपका एग्जाम कब तक होने वाला है? 27 फरवरी के बीच। मतलब कहने का कि आपका इन 5 दिनों के बीच किसी भी दिन एग्जाम होने वाला है। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। यदि अभी तक भी तैयारी नहीं की है लेकिन फिर भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास भी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल अभी लग जाइए। यहाँ पर आपके ट्रिपल सी डेली प्रैक्टिस सेट होते हैं और साथ साथ यहाँ पर आपके लिए स्पेशल मैथ क्लास भी होंगी। और यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को ले सकते हैं, जिसमें हमने ट्रिपल सी की पूरी थ्योरी को लिखा है मात्र और मात्र 49 रुपए में। वो आपको मिल जाएगी। तो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और वहां के माध्यम से आप ई बुक को ले सकते हैं, जिसमें आपकी ट्रिपल सी की सारी थ्योरी जैसे आप देखेंगे। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो ट्रिपल सी आप कोर्स कर रहे हैं, आगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो याद रखेंगे, ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और इसमें आपके टोटल कितने चैप्टर हैं तो याद रखेंगे, आपके कोर्स में पूरे 9 चैप्टर हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपके पहले चैप्टर में क्या पूछा जाता है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सभी आपके कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन में होता है। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लैपटॉप के जैसे आपका विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सारे इसमें होते हैं। मल्टी यूजर और सिंगल यूजर सारे आपके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम करवाए जाते हैं। इसके बाद जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाना, किसी भी प्रकार से आप पेज को बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो आता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसको स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। स्प्रेडशीट में आप क्या करेंगे तो स्प्रेडशीट में आप कोई रिजल्ट शीट बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की शीट, डेटा एंट्री का काम सारा आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंगे। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है वो आता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप स्लाइड बनाएंगे, आप किसी प्रकार का एनिमेशन और ट्रांजिशन लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप यहाँ पर स्लाइड बना पाएंगे। जो अगला चैप्टर है वो है आपका इंटरनेट और डब्ल्यू, जिसमें आप इंटरनेट और डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर आता है ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग। इसके बाद अगला चैप्टर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया। सारा कुछ आपका 8वें चैप्टर में होगा। और जो 9वां चैप्टर है वो आपका फ्यूचर स्किल्स, जैसे आपकी एआई हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये सभी आपका साइबर सिक्योरिटी, ये सभी आपके टोटल 9 चैप्टर होते हैं। तो इस प्रकार जो आपकी ई बुक है उसमें जो ट्रिपल सी के पूरे 9 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी भी लिखी है, प्रत्येक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो आप उस ई बुक को ले सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, कंप्यूटर में वर्ड लेंथ का तात्पर्य क्या होता है? जो कंप्यूटर में वर्ड लेंथ होती है, आखिर इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है सीपीयू एक बार में कितने बिट प्रोसेस करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में सीपीयू का फुल फॉर्म कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है? तो वो आप देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में अच्छे से बताया था। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गई, ये सभी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी हार्ड डिस्क है। जैसे प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर, कैश, रैम, ये तीनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो वो आपकी रजिस्टर होती है। रजिस्टर से थोड़ी सी लो कैश होती है, और उससे थोड़ी सी लो देखेंगे तो वो आपकी रैम हो जाएगी। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इस क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन आंसर नंबर सी सही आंसर होगा, हार्ड डिस्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मल्टी प्रोग्रामिंग का उद्देश्य क्या होता है? जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है, जिससे सारे क्वेश्चन आप भी याद कर सकें। पूछा गया है मल्टी प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या होता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का अर्थ होता है सीपीयू आइडल टाइम घटाना, वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका विडो ऑर्फन कंट्रोल होता है, ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर सही बताएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका विडो या ऑर्फन कंट्रोल होता है, ये किसके लिए होता है? तो ये आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, राइटर में
फुट नोट और एंड नोट जोड़ने में आखिर मुख्य अंतर क्या होता है, आखिर ये कहाँ लगते हैं। तो याद रखेंगे जो एंड नोट होता है और फुट नोट होता है वो कहाँ लगते हैं। जैसे हम मैंने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर खोला, ये मेरा पहला पेज, उसके बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज और ये चौथा पेज। मैंने यहाँ पर 4 पेज लिए और मैंने यहाँ से पेज का टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया। आप देखें ग्रीन कलर का हो गया है। अब क्या होता है एंड नोट और फुट नोट, जैसे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पहला पेज है इस प्रकार से हमारा इसके अंदर पेज है और इसके बाद जे पेज है और ये सारे इसके अंदर जो पेज है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ये पेज खुले हुए हैं उसी के नीचे है। ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा, यदि आप फुट नोट लगाते हैं तो फुट नोट पेज के अंत में लगता है, जबकि जो एंड नोट लगता है वह आपके डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है। तो याद रखेंगे फुट नोट कहाँ लगता है, फुट नोट पेज के अंत में लगता है, जबकि एंड नोट लगता है पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में। इस बात को याद रखेंगे। तो फुट नोट और एंड नोट में मुख्य अंतर क्या होता है, तो वही अंतर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फुट नोट पेज के नीचे लगता है, एंड नोट लगता है डॉक्यूमेंट के अंत में। जितने भी पेज होंगे उन सभी के एंड में आपका एंड नोट लगेगा। एंड मतलब होता है खत्म, तो खत्म आपका बिल्कुल लास्ट में होगा। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 56। ये क्वेश्चन एग्जामिनर की पहली पसंद का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन है देखने को मिलेगा। कैसा क्वेश्चन होगा, उसमें लिखा होगा एरर डिवीजन बाय जीरो। यदि कोई संख्या है उसमें हम जीरो का भाग देते हैं, जैसे हमारा 21 लिखा, कुछ भी लिखा है, उसमें यदि हम जीरो को भाग देते हैं तो कौन सी एरर आती है, तो उसमें आती है हमारी एरर, जो एरर आती है वो होती है हैज डेव DIV/0 और इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि जी एरर कब आती है, हैज डेव/0 एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। तो आंसर होगा आपका एरर आपकी जब आती है जब आपकी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं, डिवीजन बाय जीरो, किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे लेफ्ट पूछे या राइट पूछे, अब पूछे डाउट पूछे, किसी प्रकार से पूछे डिव एरर कब आएगी, जब आपकी संख्या को जीरो से भाग देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रिलेटिव सेल रेफरेंस। कल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपने देखा था एब्सोल्यूट, ABSOULT, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पे आपने देखा था कि जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है उसमें डबल डॉलर होते हैं, सिंगल और डबल, और उसके बाद कॉलम होता है, उसके बाद रो होती है। इस प्रकार से हमारी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होती है। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव पूछा गया है कि सेल रेफरेंस होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहली होती है आपकी रिलेटिव सेल, जबकि नॉर्मल सेल होती है, ये आपकी रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाती है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी होती है मिक्स। मिक्स मतलब होता है जैसे सिंगल डॉलर, सिंगल डॉलर या तो इस प्रकार से लिखा होगा A1 या इस प्रकार से $A $1, ये आपकी मिक्स सेल होती है। मतलब सिर्फ एक ही डॉलर होता है वो मिक्स सेल होती है। और जिसमें आपके डबल डॉलर होते हैं वो आपकी कौन सी सेल होती है, तो वो आपकी होती है एब्सोल्यूट सेल। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये कौन सी सेल है, आप कहेंगे ये हमारी एब्सोल्यूट है, ये दोनों हमारी मिक्स हैं, और ये क्या है, ये हमारी रिलेटिव सेल है। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका आंसर पूरे अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। कुछ साथ ही आए होंगे और शुरू में ही वीडियो को छोड़ के चले होंगे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपका जब 16 से 17 तारीख को 17 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपके लिए स्पेशल 2 से 3 मैथन क्लास होंगी, जिसमें आपका कंप्यूटर की पूरी थ्योरी के साथ साथ प्रत्येक MCQ को भी करवा दिया जाएगा 1 से 2 मैथन क्लास में, जिसका आपका SSC का कोर्स पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप उन मैथन क्लास से जुड़ सकते हैं, और उसको जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको SSC से संबंधित सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले दिए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल, जैसे कि चैनल का नाम है। पूछा गया है इम्प्रेस में रिहर्स टाइमिंग्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। इम्प्रेस है, इसमें आकर जो रिहर्स टाइमिंग होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे प्रेजेंटेशन का समय नियंत्रित करने के लिए, प्रेजेंटेशन का समय नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है HTML और HTTPS किस श्रेणी में आते हैं, तो यह आपके इंटरनेट और जो आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो आपके इस श्रेणी में आते हैं। जैसे आप एक वेब पेज को बनाना चाहते हैं तो वेब पेज को बनाने के लिए HTML का प्रयोग होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जब आप किसी को वीडियो भेजते हैं तो URL आपका किससे स्टार्ट होता है, या तो आपका HTTP से शुरू होगा या HTTPS से शुरू होगा। तो इस प्रकार से आप किसी को ये वीडियो शेयर करेंगे, जैसे आप मेरे इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करेंगे तो जो URL होगा वो इसी से स्टार्ट होगा,
HTTPS से फिर स्लैश लगा होगा, इस प्रकार चिन्ह लगे होंगे, स्लैश लगे होंगे डबल प्रकार के दो। इस प्रकार से ये आपके किस प्रकार की टेक्नोलॉजी के श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके इंटरनेट श्रेणी में आते हैं। और इंटरनेट का आविष्कार 1969 में किसके द्वारा, विंड सर्फ द्वारा किया गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर का सीधी पसंद का क्वेश्चन पूछ जाता है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी में बदलना। डोमेन नेम को आईपी में बदलने का कार्य किसका होता है, तो डोमेन नेम को आईपी में बदलने का कार्य होता है डीएनएस का, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एंक्रोनस कम्युनिकेशन का उदाहरण, जो आपका एंक्रोनस कम्युनिकेशन का उदाहरण है वो है आपका ईमेल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीसी का प्रयोग ईमेल में क्यों किया जाता है। जो सीसी होता है, सबसे पहले आप सीसी की फुल फॉर्म कमेंट करेंगे कि आखिर सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि अब आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो आपको ये नॉर्मल सी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। का प्रयोग ईमेल में क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे अतिरिक्त प्राप्तकर्ता को सूचित करने के लिए। जैसे सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। आपने एक ईमेल भी लिखी, जैसे आपने ये ईमेल लिखी और आप चाहते हैं मैं 10 लोगों को भेजना है, आपने कॉमा लगाकर ईमेल को जोड़ा जाता है। यदि आपको पता नहीं है, यदि आप एक ही ईमेल एक से अधिक लोगों को भेजते हैं, उसमें आपके कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे आपने पहली ईमेल आईडी लिखी, कॉमा लगाया, दूसरी ईमेल आईडी कॉमा लगाया, तीसरी ईमेल आईडी, इस प्रकार से आप ईमेल आईडी लिखते हैं। लेकिन आप सीसी के माध्यम से भेजते हैं, तो जो आपने 3 लोगों को जैसे मेल भेजा, तो तीनों को पता चलेगा कि ये मेल मेरे अलावा और किसी भेजा गया है, तो वो होता है सीसी, वो होता है सीसी। और दूसरा एक होता है बीसीसी। आपने एक देखा होगा बीसीसी, काफी बार देखा होगा। बीसीसी का प्रयोग किसके लिए होता है, जैसे आपने कोई मेल को भेजा और आपने ये कॉमा लगा 3 लोगों को भेजा, लेकिन आपने बीसीसी के माध्यम से भेजा, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और किसी को भेजी गई है। तो बी मतलब होता है ब्लाइंड, और ब्लाइंड मतलब होता है छुपे हुए तरीके से, कि छुपाना, कि मेल सिर्फ मेरे लिए आई है और किसी के पास नहीं गई है, वो होता है बीसीसी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है। तो साइबर क्राइम का उदाहरण हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग। जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या आप कोई साइबर क्राइम करते हैं, आप कहेंगे नहीं। किसी की जानकारी चुराना, डेटा हैक करना, फिशिंग, ये सभी आपके साइबर क्राइम में आ जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग आपका ई कॉमर्स है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी एक्ट में संशोधन कब हुआ, तो यह संशोधन सन आपका 2008 में हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल पेमेंट में चार्जबैक का अर्थ क्या होता है। तो डिजिटल पेमेंट में चार्जबैक का मतलब होता है, जैसे आपने देखो काफ़ी ऐप ऐसे आते हैं जिनमें आप पेमेंट पूरा कर दे। जैसे किसी को मतलब आपने किसी को 1000 रुपये पेमेंट किए, तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा कैशबैक मिल जाता है। जैसे आपको 5 रुपया 10 रुपये इतना कैशबैक मिल जाता है कि आपने अपने अकाउंट से 1000 रुपये काटे, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर 5 से 10 रुपये मिल जाते हैं, तो वो आपका होता है चार्जबैक। ठीक इसी प्रकार से मतलब होता है भुगतान वापसी। ऑप्शन भी आपका सही आंसर होगा। मतलब थोड़ी सा आपको फायदा मिल जाता है। जैसे कोई नया ऐप आते हैं जो इसका यूज करवाना चाहते हैं, तो लेकिन नहीं यूजर यूज करते हैं, तो उनको फीडबैक मिलने लगता है, चार्जबैक मिलने लगता है कि आप यदि 1000 रुपये पे करते हैं तो आपको 5 से 10 रुपये फीडबैक मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई में कॉलेट रिक्वेस्ट का अर्थ क्या होता है। जैसे आपने यूपीआई शब्द सुना, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कहीं ना कहीं से पैसे की बात की जा रही है, तो कॉलेट रिक्वेस्ट का अर्थ होता है पैसा मांगना। जो आपका कॉलेट रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट की जा रही है तो पैसे मांगने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। जब आप किसी को पैसे दे देते हैं और आपको जब वापसी लेना होता है, तो अपने पैसों के लिए ही आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बिना रिक्वेस्ट का बहुत ही कम पैसा वापसी मिलता है। पूछा गया है निम्न में से कौन सा एईपीएस सेवा में शामिल नहीं है। जो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। याद रखेंगे एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या 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 शामिल नहीं है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे बैलेंस की इंक्वायरी हो जाती है, पता चल जाता है कि हमारी बैंक में कितना पैसा है। आपसे एईपीएस के माध्यम से कैश भी निकाल सकते हैं, और आप इसमें मिनी सेटलमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड में मल्टी टेनेंसी का अर्थ क्या है। जो क्लाउड में होता है मल्टी टेनेंसी होता है, इसका अर्थ होता है मल्टी यूजर सेम रिसोर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा क्लाउड सर्वर मॉडल नहीं है। तो आप देखेंगे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था AWS के बारे में, बहुत अच्छा बताया था। जिन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता आपको होती है चलाने के लिए,
लेकिन आप उसको डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट उसको गूगल क्रोम में चला सकते हैं। तो वो किस प्रकार से चला सकते हैं, वो आप SaaS के माध्यम चलाते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जैसे आप कोई भी, जैसे टाइपिंग, आप जैसे टाइपिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप टाइपिंग करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, जैसे टाइपिंग बहुत ज़्यादा चलता है वर्तमान में, आप कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करेंगे। यदि आप नहीं चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप सीधा सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आपको उसका सीधा यूज कर लेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी ईमेल आईडी या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, जैसे आप किसी के मोबाइल में अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं बिना इंस्टाग्राम को डाउनलोड किए मैं उसमें आईडी लॉगिन कर लूँ, तो आप सीधे गूगल क्रोम खोलेंगे, वहाँ पे आप ऑनलाइन भी उसका यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का, बिना इंस्टॉल के आप उसका यूज कर रहे हैं, तो किसके माध्यम से हो रहा है, वो SaaS के माध्यम से हो रहा है। और जो आपके क्लाउड सर्विस मॉडल होते हैं, वो 3 होते हैं, IaaS, PaaS, SaaS, DaaS नाम का कोई क्लाउड सर्विस नहीं मॉडल होता है। और फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ जाती हैं, फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेंगे, कॉपी में ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सारे आपको याद हो जाएंगे। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, याद रखेंगे। IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगले क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ होता है कस्टमाइजेशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या दर्शाता है। जो टोपोलॉजी है, आखिर ये क्या दर्शाता है, तो टोपोलॉजी आपके लेआउट है, स्ट्रक्चर को दर्शाता है। जैसे आपने टोपोलॉजी के नाम सुनोगे, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, और रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाईवे टोपोलॉजी, और आपकी मैश टोपोलॉजी, ये आपकी कुछ इंपोर्टेंट टोपोलॉजी होती है। जैसे सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, वो आपके देखेंगे रिंग टोपोलॉजी प्रयोग होती है, बस भी होती है, लेकिन सबसे महंगी होती है वो हमारी मैश टोपोलॉजी होती है। और आपसे मैश टोपोलॉजी का फॉर्मूला पूछ लेता है, कि मैश टोपोलॉजी का फॉर्मूला होता है N⁻⁻⁰ ये आपकी मैश टोपोलॉजी का फॉर्मूला होता है। इसमें आपको केवल निकालने के लिए पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का प्रयोग होता है स्ट्रक्चर दर्शाने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वायर्ड नेटवर्क मीडियम है, तो वायर वाला कौन सा हो जाएगा। आप कहेंगे वाईफाई में किसी प्रकार की वायर की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आपका हॉटस्पॉट और वाईफाई के बीच किसी प्रकार की हमें वायर की आवश्यकता नहीं होती। ब्लूटूथ में वायर की आवश्यकता नहीं होती। इंफ्रारेड जो आपके तरंगे आती हैं, उनमें वायर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है, ये आपकी वायर के माध्यम से इसका कनेक्शन होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य कार्य क्या है। जो प्रॉक्सी सर्वर है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखेंगे जो प्रॉक्सी सर्वर है, इसका मुख्य कार्य होता है यूजर और इंटरनेट के मध्य मतलब जो आपका यूजर और इंटरनेट के मध्य क्या कहलाता है, वो आपका प्रॉक्सी सर्वर कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्राउजर कैच का लाभ क्या। जो ब्राउजर कैच होते हैं, आखिर इसका लाभ क्या है, तो याद रखेंगे जो ब्राउजर कैच है, इसका लाभ होता है फास्टर पेज लोड करना, पेज को तेजी से लोड करना, वो आपका ब्राउजर कैश कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन जैसे आप सभी यूज करते हैं गूगल। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है जिसका प्रयोग आप सभी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन आपने वहीं पर एक गूगल क्रोम नाम सुना होगा। आप कहेंगे गूगल और गूगल क्रोम में क्या अंतर है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम क्या है, वो आपका एक वेब ब्राउजर है। और जो आपके 3 नाम है, पूछा गया कौन सर्च इंजन नहीं है, तो वो आपका फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। ये 3 नाम याद रखेंगे, गूगल, बिंग, याहू, कोई सा भी नाम दे देगा और पूछेगा आपसे कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये तीनों ही आपके सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डार्क वेब तक सामान्य ब्राउजर से पहुंचा जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी में CIATRIAD में सी का अर्थ क्या होता है, तो सी का अर्थ होता है कॉन्फिडेंटली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एंटीवायरस में हॉर्टेक्स स्कैन का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है अननोन वायरस को पहचानना, अननोन वायरस के रूप में ये आपका कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे जो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, सबसे पहले आपकी मेन चीज होता है यूजर नेम,
और दूसरा आपका यूजर नेम और पासवर्ड, ये आपकी नॉर्मल चीज़ हो गई, जैसे आपका ईमेल भी उसी प्रकार आ जाएगा। लेकिन जो ओटीपी है वो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब दोहरी सिक्योरिटी में आ जाएगा। आईडी और पासवर्ड पता होने के बाद भी फिर भी लॉगिन ना हो, क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 80 में ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ या क्या है? तो ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, मतलब आपका कार्य सीधे डायरेक्ट पहुंच सरकार तक हो जाए। मतलब कहने का कि आप जैसे पहले कार होते थे उसमें आपको समय लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आप ई गवर्नेंस के माध्यम से सीधे अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और अब यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। और 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू फॉल्स के होते हैं। जैसे में देखेंगे आप ट्रू फॉल्स हैं, तो याद रखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में 1.5 घंटे का समय मिलता है। समय कितना मिलता है? तो समय आपको वहाँ पर 1.5 घंटे का मिलता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क के होते हैं। पासिंग मार्क होती है ओनली 50 क्वेश्चन। यदि आपके 100 में से 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। और साथ साथ आपको वहाँ पर पर्याप्त समय मिलता है, जिसमें 1.5 घंटे बताया। और दूसरी बात, 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे आपको 100 क्वेश्चन करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप देखेंगे हम प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। और आप टेलीग्राम पर भी आप हमसे डाउट कर सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका नाम है सक्सेस माई गोल। पूछा गया है वर्ड लेंथ बढ़ाने से प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़कर आए। सेकेंडरी स्टोरेज वोलेटाइल होती है, तो याद रखेंगे जो आपकी वोलेटाइल होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? तो वो आपकी रैम होती है। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? रैम वोलेटाइल होती है। आपने देखा रैम वोलेटाइल होती है तो वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज तो नहीं कहलाती है, वो हमारी प्राइमरी कहलाती है। इस प्रकार से इसके लिए इसका आंसर होगा गलत। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर टिक करना है। पूछा गया है विंडो कंट्रोल प्रिंटिंग क्वालिफाई सुधारता है, तो आपका आंसर होगा सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है REF/एरर कब आती है? तो गलत रेफरेंस, गलत सेल रेफरेंस दर्शाने के लिए होता है। इन एरर को जरूर याद रखेंगे। आपके सामने ये क्या है? ये एक एरर है। ये एरर गलत सेल रेफरेंस दर्शाता है कि आपने जो चुना है वो गलत सेल रेफरेंस चुना है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। सॉरी, गलत रेफरेंस होना है, तो आप कहेंगे ये एरर तभी आती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रिहर्स टाइमिंग स्लाइड ऑटो चलाने में सहायक होता है। जो आपका रिहर्स टाइमिंग होता है स्लाइड ऑटो चलाने के लिए, मतलब जो आपकी टाइमिंग आपने लगा दी कि इतने समय बाद, जैसे आपने कुछ स्लाइड पर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड की जिस वजह से आपने एक स्लाइड बनाई, आपने उसमें देखा कि एक कोई भी इस स्लाइड को देखे तो इस स्लाइड में इतना कंटेंट है जो आप इसको 15 सेकंड में पढ़ सकते हैं। किसी स्लाइड में सिर्फ आपने 2 फोटो लगा दी, उसको विद इन सेकंड मतलब 2 सेकंड में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से टाइम रिहर्सल होता है। ऑटो चलाने की स्लाइड को अपने मन से चलाने के लिए आपने टाइम लगा दिया, जिस स्लाइड में जितना टाइम लगाया है उसी प्रकार से वो स्लाइड आपकी चलती रहेंगी। डीएनएस बिना इंटरनेट का उपयोग करना संभव नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल सही लिखा गया है। डीएनएस का प्रयोग बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। और डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीसी में डाले गए रिसीवर सभी को दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। सीसी के माध्यम से हम यदि ईमेल भेजते हैं तो सभी को पता चलेगा कि यह मेल किसको और भेजा गया है। आईटी एक्ट केवल भारत में लागू होता है, तो आंसर होगा सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ज बैक सुविधा हमारी डिजिटल पेमेंट में कस्टमर प्रोटेक्शन देती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई केवल स्मार्टफोन पर चलता है, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है। यूपीआई लिखा केवल स्मार्टफोन पर चलता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कह सकते कि सिर्फ वह स्मार्टफोन पर ही चले। एईपीएस में एटीएम कार्ड अनिवार्य होता है, आप कहेंगे नहीं। एईपीएस में आपका आधार कार्ड और आपकी बायोमेट्रिक लगती है। एटीएम का उसमें नॉर्मली कोई काम नहीं होता। पूछा गया है मल्टी टेनेंसी क्लाउड कोस्ट घटाती है। जो आपकी मल्टी टेनेंसी है ये क्लाउड कोस्ट को घटाती है, तो आपका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमेशा फ्री होते हैं। क्या जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमेशा फ्री होते हैं? तो फ्री एक प्रकार से उनका सोर्स कोड होता है वो उपलब्ध होता है, लेकिन हमेशा फ्री होते हैं ऐसा नहीं कह सकते। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेटवर्क टोपोलॉजी बदलने से कॉस्ट प्रभावित होती है। जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, क्या इसके बदलने से कॉस्ट प्रभावित होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे हमारी बस टोपोलॉजी होती है जो सस्ती होती है, लेकिन यदि हम मैश टोपोलॉजी लगाते हैं तो मैश टोपोलॉजी सबसे महंगी और सबसे अधिक केबल वाली होती है। और उसका एक फॉर्मूला भी होता है n कोष्टक n-1/2।
प्रॉक्सी सर्वर आइडेंटिटी छुपाने में मदद करता है। तो आंसर होगा आपका सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्राउजर कैच प्राइवेसी रिस्क भी हो सकता है। आंसर होगा सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। तो अभी अभी आप पढ़कर आए थे फायरफॉक्स क्या है। फायरफॉक्स एक आपका वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डार्क वेब का जो डार्क वेब है इस पर इलीगल एक्टिविटी संभव है। तो आप कहेंगे सही है कि डार्क वेब होता है उसमें आपकी इलीगल एक्टिविटी संभव होती है, इसलिए डार्क वेब को नॉर्मल ब्राउजर पर सर्च नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CIA जो आपका CIA है थ्रेड सिक्योरिटी पर आधारित होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। ई गवर्नेंस से सर्वर डिलीवरी होता है, जो आपका ई गवर्नेंस है इससे सर्विस डिलीवरी तेज होती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये सरकार तक कोई बात पहुंचानी है, किसी प्रकार से बात आपको ऊपर तक पहुंचानी है। आपको पहले समय लगता था, आपने कोई लेटर लिखा है इस प्रकार से, अब आप इंटरनेट के माध्यम से ई गवर्नेंस के माध्यम से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके सामने कुछ मैथ क्लास आई होंगी तो आपको इन मैथ क्लास को धीरे धीरे कवर जरूर कर लेना है, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और आपने यदि ई बुक नहीं ली है तो आप उसको ले सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए थ्योरी में आप जैसे कवर करना चाहते हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। केवल और केवल 49 में आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है, और जैसे आप 49 पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपको तुरंत ई बुक मिल जाएगी। और जिनका एग्जाम मार्च में होने वाला है तो उन सभी को लेना ये अनिवार्य होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।